आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बताया हमें, हमारे पास 3 स्टेट्स होती है मैटर की। एक होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ये तीनों स्टेट्स कैसे एग्जिस्ट करती है, मतलब क्या ऐसा होता है कि कोई कोई हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ गैशियस फॉर्म में होते हैं। तो हर एक मैटर की अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और हमारे पास एक रूम टेम्परेचर है, हमारे रूम का जो टेम्परेचर है। अब अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट अपने रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, मतलब उसको रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए मेल्ट होने के लिए, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब कोई हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है रूम टेम्परेचर से, तो रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, मान लो हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री है, 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और किसी का मेल्टिंग पॉइंट वाटर ही ले लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो वो हमारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हमारा मेल्टिंग पॉइंट ओके, सो अगर गैशियस की बात करें, अगर किसी का बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? गैशियस फॉर्म में। मान लो हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और किसी का बॉइलिंग पॉइंट ही 15 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 15 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू कर देता है, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो रूम टेम्परेचर में वो गैस में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अलग अलग मैटर का अपना अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और उसके हिसाब से वो अपनी 3 अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये इन सब अलग अलग मैटर्स का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है उनके इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर पे, उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, कि कितने उनकी बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, कितने वो क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, तो हम कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस में, कि इनमें क्या मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होते हैं। तो जो सॉलिड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक्ड मतलब जैसे मैं अगर बनाऊँ तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में कुछ स्पेस नहीं होता। ठीक है, और अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो ये थोड़ा सा कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, पैक्ड स्ट्रक्चर होता है लेकिन थोड़ा सा कम। लेकिन गैसेस जो होते हैं वो बिल्कुल ही, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल भी कोई क्लोज पैकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ यही जो इनके बीच में सिर्फ यही इनका जो स्ट्रक्चर है, ये आपके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकता है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को। अब क्योंकि सॉलिड्स पास पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, इसमें थोड़े से कम है और इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हम इसके जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे वो सारे पॉइंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो क्या इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड्स में होंगे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तब स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी तो ये इतने पास पास रहते हैं, इतनी क्लोज पैक स्ट्रक्चर में रहते हैं। अब लिक्विड में आते आते ये थोड़े से वीक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, और इसमें गैसेस में जाके तो ये बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते। तभी ये एक दूसरे से, इनके बीच, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो ये हमेशा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के पास आना पसंद नहीं करते। और अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इनके बीच में क्या है, कि जो डेंसिटी होती है सॉलिड्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब डेंसिटी हाई क्यों होती है? और लिक्विड्स की क्या, लिक्विड्स की सॉलिड्स से कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैं डेंसिटी का ऑर्डर लिखूं तो डेंसिटी जो है हमारी सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा होगी, फिर लिक्विड्स की और फिर गैसेस की। ठीक है, तो इसकी बहुत कम होती है और इसी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखो, डेंसिटी हमारा क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर मैं सेम मास ले लूँ सॉलिड्स का भी, लिक्विड्स का भी और गैसेस का भी, मैंने सेम मास ले लिया, तो वो सेम मास
मास हमने क्या ले लिया, सेम ले लिया। अब वो सेम मास किसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, मास सेम है लेकिन जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, अब वो सारे के सारे पार्टिकल सॉलिड्स में तो क्लोज पैक होके रहेंगे तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और गैस में तो बहुत दूर दूर होंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो मास तो सेम है लेकिन वॉल्यूम जो है वो गैसेस का सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड का और फिर सॉलिड का। तो इसका मतलब जो डेंसिटी होगी, अगर हम फिर डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी आपकी किसकी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम सबसे कम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा डेंसिटी का ऑर्डर आ जाता है कि सॉलिड की सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की और फिर गैसेस की। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, वो हमेशा फिक्स्ड होती है। मतलब वो एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स होती है। मतलब जैसे हमारा ये क्यूब है, तो अगर कोई सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, मैं मान सिर्फ एक एग्जांपल है कि हाँ भाई इस सॉलिड की ये पार्टिकल्स हैं इसके कॉर्नर्स पे, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनकी ये जो पोजीशन होगी कॉर्नर्स वाली ये फिक्स है। ठीक है, इनके अंदर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। मतलब ये देखो अभी इतने क्लोजली पैक्ड हैं तो ये ट्रांसलेशन मोशन करेंगे भी कैसे, ये मूव करते ही नहीं है, अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, ना ही ये रोटेट करते हैं, ना इनके अंदर ट्रांसलेशन होती है, ना ये इनके अंदर रोटेशन होती है, लेकिन वाइब्रेशन होती है, और वो भी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन होती है। ठीक है, अपनी ही पोजीशन पे, मेन पोजीशन पे थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये कभी अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते और ना ही रोटेट करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में थोड़ा सा ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, रोटेशन मोशन भी होता है और वाइब्रेशन मोशन भी होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो अमाउंट होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है इन तीनों मोशंस की, वो कम होती है। जबकि गैसेस की अगर बात करें तो ये तीनों मोशन होते हैं और इन तीनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज ये ट्रांजिशन, रोटेशन और वाइब्रेशन मोशन शो करते हैं। ठीक है, अब जो अगर हम इन तीनों की एनर्जी की बात करें तो आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, कि आपको पता है कि जो सॉलिड्स की सबसे कम होती है, फिर लिक्विड्स गैसियस की सबसे ज़्यादा होती है। अब क्योंकि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा वो ट्रांजिशन मोशन भी करते हैं, रोटेशन भी, वाइब्रेशन भी। इसका मतलब खुद ही सोच सकते हो आप लोग कि उनके पास कितनी ज़्यादा एनर्जी है, वो हमेशा मोशन में ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स के पास सबसे कम एनर्जी होती है, इसलिए वो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन ही कर पाते हैं। उसके बाद अगर 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर हम देखें तो सॉलिड्स के पास अपनी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो किसी भी शेप और अपने वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जबकि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का आपका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है, मतलब वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन उसकी शेप वो डेफिनेट नहीं होती। शेप वो हमें उसको जिस भी शेप के कंटेनर में डालें वो उसी की शेप ले लेता है। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, और इसके दोनों शेप भी और वॉल्यूम भी। और अगर गैसेस की बात करें तो ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही उसकी कोई डेफिनेट शेप होती है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें जो है कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड्स में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब अगर हम उसको कंप्रेस करें तो वो सबसे कम होती है, मतलब हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब क्यों, क्योंकि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी इतने क्लोज हैं, उनके बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे भी तो वो कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। और लिक्विड्स की अगर बात करें तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, तो लिक्विड्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल होते हैं, ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते। अब अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर हैं। ठीक है, तो कंप्रेस करेंगे तो वो थोड़ा सा पास आ सकते हैं, उनके पास स्पेस है पास आने के लिए। तो जो गैसेस होते हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स जो है वो बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते, लिक्विड्स थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, स्लाइटली कंप्रेसिबल, और जो गैसेस होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, अब हमने 3 स्टेट्स पढ़ ली अपने मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे क्या करती हूँ मैं, एक वाटर का एग्जांपल ले लेती हूँ। तो वाटर क्या होता है,
0 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर है तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना। 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच में वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और 100 डिग्री के बाद वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इन टेम्परेचर रेंजेस में तो वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर एक ही टाइम पे दो स्टेट्स में साथ में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है। तो वाटर जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो हमारे जो एक ही मॉलिक्यूल के, मतलब एक ही मैटर के दो फॉर्म्स भी एक टेम्परेचर पे एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आपका लिक्विड और गैस ये दोनों स्टेट एग्जिस्ट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपका जो वाटर है वो लिक्विड और गैशियस फॉर्म में, मतलब कि वेपर्स फॉर्म में इक्विलिब्रियम में रहता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब ये तो हमने बात की कि दो स्टेट्स अगर एक टेम्परेचर पे एक टाइम पे एग्जिस्ट करें तो। अब ऐसा भी होता है कि तीनों के तीनों स्टेट्स, आपका वाटर सॉलिड में भी, लिक्विड फॉर्म में भी और गैशियस फॉर्म में भी, ये तीनों स्टेट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब ये तीनों दो स्टेट्स का एक साथ एग्जिस्ट करना, तीन स्टेट्स का एक साथ एग्जिस्ट करना, ये डिपेंड करता है हमारी टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों कंडीशंस पे, ठीक है। अब जैसे ये तीनों हमारे साथ में एग्जिस्ट करते हैं 0.0098 डिग्री सेल्सियस एंड 4.58 mmHg प्रेशर, ठीक है। सिर्फ इसी कंडीशन पे, इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे ये तीनों के तीनों स्टेट साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंस हुआ तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है और कोई ना कोई हमारा जो या तो गैशियस फेज निकल जाता है या लिक्विड या सॉलिड, ठीक है। तो हमारे तीन स्टेट्स भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक मैटर के दो भी कर सकते हैं और एक अकेला भी कर सकता है। डिपेंड करता है कि हमारे जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या है, ठीक है। अब जो ये वाटर है जो जिस पॉइंट पे, मतलब जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, 0.0098 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4.58 mmHg प्रेशर, इस कंडीशन पे हमारे वाटर के तीनों स्टेट साथ में एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की थर्मल एनर्जी की, थर्मल एनर्जी तो हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती हैं, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। और अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करें तो थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा गैशियस स्टेट की होती है, फिर लिक्विड की और फिर सबसे कम हमारे सॉलिड स्टेट की होती है, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने से क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी गैस है, ठीक है, ये गैसेस के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर में और हमें क्या करना है, इस गैस को लिक्विफाई करना है। तो लिक्विफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन कंप्रेस करते हुए भी कितना भी हम इसको कंप्रेस कर लें ये अपनी लिक्विफाई नहीं हो पा रही है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्रेस करने से इनकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही है, इनकी कुछ पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी है जो कंप्रेशन से डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर कंप्रेशन के साथ हम इसका टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा, आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो किसी भी गैस को अगर हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें उसकी थर्मल एनर्जी कम करनी पड़ेगी, और थर्मल एनर्जी कम करने के लिए हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो हमारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक गैस हमारी लिक्विड स्टेट में आ गई, अब लिक्विड से अगर हम उसको फिर से सॉलिड में भी करना है तो सॉलिड स्टेट में करने के लिए हमें और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा और कंप्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसकी अब जो थर्मल एनर्जी है वो सॉलिड के इक्वल हो जाए, क्योंकि सॉलिड्स की थर्मल एनर्जी और ज़्यादा कम होती है। तो थर्मल एनर्जी को और ज़्यादा कम करेंगे तब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। थर्मल एनर्जी जो होती है ना वो आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल उल्टी होती है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या करते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स को जितना चाहे वो पास रखने की कोशिश करते हैं कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास रहें, ठीक है, थोड़ा क्लोज रहें। लेकिन जो थर्मल एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन पैदा करती है और उनको ये टेंड करती है कि वो थोड़ा थोड़ा दूर रहें, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, इसलिए जो आपकी गैसियस स्टेट होती है उसकी जो थर्मल एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड स्टेट में क्या होता है, थोड़ा सा बैलेंस होता है इन दोनों फोर्सेस के बीच में, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
देखो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और हमारी थर्मल एनर्जी है, जितना ज़्यादा इन दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से आपका क्या होगा, स्टेट एग्जिस्ट करेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू थर्मल एनर्जी, तो वो कौन सा स्टेट एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स क्लोज रहना पसंद करेंगे। अब अगर मैं बोलूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है थर्मल एनर्जी के, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ना ज़्यादा क्लोज है ना ज़्यादा दूर है, तो वो लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करेंगे। और अगर हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो गैसियस स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसे हमारे तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हमारे पास लिक्विड स्टेट है और लिक्विड स्टेट को हमें क्या करना है, हमारे पास कोई भी लिक्विड है, जैसे मान लो वाटर ही है हमारे पास, तो वाटर को हमें क्या करना है, अब उसकी लिक्विड स्टेट को हमने गैशियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए गैशियस स्टेट की क्या होती है, थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हमें इसकी थर्मल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी और वो थोड़े टाइम के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर की बात करें तो वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो वेपर्स में इंक्रीज हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो गैशियस स्टेट में चला गया। अब ऐसे ही अगर लिक्विड को मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी थर्मल एनर्जी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी। थर्मल एनर्जी डिक्रीज़ करनी पड़ेगी मतलब उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर तुम वाटर को लेके फ्रिज में रख दो तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है उनकी थर्मल एनर्जी पे। तो सॉलिड की थर्मल एनर्जी सबसे कम होती है, गैस की सबसे ज़्यादा। तो लिक्विड है तो थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्मल एनर्जी कम करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, हमारे पास कोई सॉलिड है, हमें उसको क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड टू लिक्विड में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। थर्मल एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर हमें आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अब उस लिक्विड को भी हमें क्या करना है, फर्दर गैस में कन्वर्ट करना है। तो फर्दर हमें उसका क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसकी थर्मल एनर्जी बढ़े और फिर वो गैस स्टेट में चला जाए। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आइस। आइस हमारा पहले सॉलिड स्टेट में है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसकी और थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो गैसियस स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी कैसे रिलेटेड होते हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और थर्मल एनर्जी के बारे में हो गया, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।